मराठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। फिरोज़ जी, क्या करें इस मार्केट में, कैसे बनाएं पैसा? तो सर नमस्कार। कैसे बनाएं पैसा, ये बहुत बड़ी गुत्थी हो गई है। आज ये पांचवा एक्सपायरी का वीक है हमारा, 5 महीने की एक्सपायरी हो गई। आप देखें अप्रैल मई जून जुलाई एफआई अपनी नेट शॉर्ट 87-88% पे रखे हैं, उनको तो मस्त प्रीमियम मिल रहा है। चारों महीने 24,000 पहले, आई थिंक अप्रैल वाज 23,995, मई वाज 23,920, वैसे करके चारों महीने। मैंने कहा ये पांचवा महीना है अगस्त का, तो वी विल ब्रेक थ्रू दिस 24,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स की जो रेंज हुई है एक्सपायरी की मंथली, वो भी होती नहीं दिख रही। वापस भी बैक टू 24,000। सो पैसा बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा जिन्होंने वॉल बेचा है उन्होंने बनाया है, मतलब ऑप्शन सेलर्स ने बनाया है बहुत पैसा। एफआईआई ने शॉर्ट कर करके, रोल करके, अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को रोल कर करके ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट बना लिए हैं। बिकॉज 1,000 नहीं तो 900 पॉइंट तो बना ही लिए हैं निफ्टी पे, without taking the by using the premiums which are at 6%. अब पैसा लॉन्ग ओनली वाला बनाए कैसे? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है। इक्विटी पोर्शंस को बिल्ड करने का बहुत अच्छा समय है, स्पेशली लार्ज कैप में। इफ यू आर स्पीकिंग ऑफ डायरेक्ट इक्विटी, बहुत अच्छा समय है टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो इन इक्विटीज, स्पेशली द लार्ज टॉप 10 स्टॉक्स। अगर आपको कोई पसंद हो, इससे अच्छे दामों में नहीं मिलेगा। नवंबर 24 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 8 एमएससीआई की रिव्यू में हमारा 7 एमएससीआई की रिव्यू में हमारा वेट कम हुआ 20.5 से लेके 11.8 तक। जो हमारा मई का रिव्यू था, मई 26 का, उधर 11.8 हो गए। 20.5 की वेट थी इंडिया की। अब पहली बार 8वें क्वार्टर में, अगस्त जो महीना है, उसमें 11.9, 10 पैसे का इजाफा हुआ है हमारी एमएससीआई की वेट में। इसीलिए मैंने जून का क्वार्टर खत्म होते ही कंप्यूटेशन करके बोला था कि एफआईआई परचेज करेगा जुलाई से। तो क्योंकि फ्रंट रनिंग चालू हो जाती है अगस्त की रिव्यू में, 5 स्टॉक अंदर आ रहे हैं, 3 स्टॉक बाहर जा रहे हैं एमएससी इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स से। दिस हैज हैपेंड आफ्टर ऑलमोस्ट 2 इयर्स दैट आवर एमएससीआई वेट्स हैव गॉन अप मार्जिनली। अच्छा फिरोज़, जब आप कहते हैं कि इट्स टाइम टू बिल्ड योर और टू क्रिएट योर इक्विटी पोर्टफोलियो, आपने इक्विटी का शब्द इस्तेमाल किया। क्या थोड़ा सा ध्यान एक मल्टी एसेट अप्रोच का भी रखना चाहिए? और जब मैं मल्टी का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस एनवायरनमेंट में जब ये इस वॉर का कोई एंड नहीं है, आप यूएस मार्केट्स को देखिए, वहाँ बॉन्ड यील्ड्स को देखिए, एक थोड़ा बहुत अंश गोल्ड को रखना इस वक्त कितना तर्कसंगत होगा? सर मेरे हिसाब से गोल्ड रखना, अगर आपके पास डेट है, डेट को गोल्ड रिप्लेस कर सकता है, वो भी स्टैगर्ड वे में करना है। इक्विटी को गोल्ड लॉन्ग टर्म में रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। स्पेशली जब 1700-1800 डॉलर पर आउंस का माल अगर 4,400 पे पहुंचा है और इंडिया में और 15-20% का आपको अपलिफ्ट मिल रहा है, उस दामों पे खरीद के। इंपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ाई गई है, उसमें 8% प्राइस में दिखी है। रूपी डेप्रिशिएट हुआ है ऑलमोस्ट इस कैलेंडर ईयर में 7-8%। सो डॉलर के गोल्ड 4400 पे है, ऑफ कोर्स 5600 पे। आई वुड ओनली रिप्लेस इट डेट मनी। इक्विटी में क्या है कि बहुत सारे एसेट्स है ना, जैसे मेरे 14 म्यूचुअल फंड्स जो हैं, उनकी निफ्टी से 10% ज्यादा रिटर्न है इस फाइनेंशियल ईयर में, 10%। अब गोल्ड के दो ही दाम आते हैं, 24 कैरेट और 22 कैरेट, एट बेस्ट डॉलर और रुपी। इक्विटी में इतनी वैरायटी है कि आपकी इक्विटी रिटर्न और मेरी इक्विटी रिटर्न, या इंडिया में किसी की भी इक्विटी रिटर्न इक्वल नहीं होती। गोल्ड की सेम डे बाई करोगे, सेम डे सेल करोगे तो रिटर्न ऑलमोस्ट सेम होगी। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इक्विटी में जो डाइवर्स नेचर है, उसमें पॉकेट्स आपके पास हमेशा रहते हैं, राइट? सो आई वुड से इफ यू आर रिप्लेसिंग डेट, डेट का भी एक ही दाम होता है। कोई 6.5 का ब्याज देगा, कोई 7.5 का ब्याज देगा। सो आई वुड रिप्लेस डेट विद गोल्ड, बट नॉट इक्विटी विद गोल्ड। स्पेशली अगर 2 साल निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, उम्मीदें बहुत कम है बट संभावनाएं बहुत ज्यादा पैसे बनने की। अच्छा फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। ये सवाल शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जनता का सवाल है, अब पूछना तो बनता है। 24,000 पर आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा समय है यहाँ पर निवेश करने के लिए। इक्विटीज़ में 23,000 का लेवल भी देख सकते हैं हम, तब भी आप, जब मैं प्रश्न करूँगी तो आप यही कहेंगे कि अच्छा लेवल है निवेश करने के लिए। भगवान न करे अगर 22,000 का स्तर देखा, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तब भी शायद जवाब यही होगा। तो पेशेंस तो काफ़ी टेस्ट कर रहा है मार्केट। जब अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा समय है, तो यहाँ से कोई ठोस वजह देखते हैं आप मार्केट के चलने की?
मेरे हिसाब से मैं ये नहीं देखता कि मार्केट किस आधार पे चलेगी, कितना नहीं गिरेगी। आप भाई कोई भी इंटरव्यूज देख लीजिए, आपके चैनल पे भी 2-3 बार कहा है अनुज सर के शो पे ही और आपके क्लोजिंग शो पे ही कि वॉर के बाद मार्केट 7-8% से 10% ज्यादा नहीं गिर सकती। न्यूज़पेपर ने कहा कि 17,000 हो जाएगी निफ्टी, पहले मार्च का आप देख लीजिए। अच्छे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर 19,000 हो जाएगी निफ्टी। क्या हुई? नहीं हुई। अब 22,000 जाएगी तो 24 तो आ ही गई ना। बट अगर अगर आप बेच दें 18,000 देख के, 18,000 जाएगी निफ्टी, आपने अगर 23 में बेच दिया, तो अब तो करे क्या इंसान? So point I'm trying to make is I borrowed and invested at 22,632 crores. I invested another triple digit crore in equity mutual funds. So कहने की बात नहीं है, अगर मैं 3 साल होल्ड करूंगा मेरे 15% की कंपाउंड रिटर्न आने की संभावना 90% है। सर्टेनिटी है नहीं, संभावना के हिसाब से चलता हूं। तो अब क्या वापस 22,000 दिख सकती है? बिल्कुल दिख सकती है। हर साल निफ्टी पीक से ट्रफ 14.4% गिरा है। हर साल कोई ना कोई बहाना मिला ही है। कभी ट्रम्प साहब कर देते हैं, कभी चाइना की डिवैल्यूएशन करेंसी की कर सकता है। देयर बी डिफरेंट रीजंस व्हाई मार्केट्स विल फॉल 15%। अब रहा सवाल, आज की करंट स्थिति में बड़ी करेक्शन की संभावना ना के बराबर है। बड़ी करेक्शन में मैं क्या कहता हूं, अगर अर्निंग्स नहीं आती ना मिड कैप स्मॉल कैप में, अर्निंग देख लीजिए आप, 29% की अर्निंग्स आई है ऑन अ कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिस। निफ्टी की 272 रुपीस की अर्निंग आ चुकी है आउट ऑफ द टोटल 1200 की एस्टिमेट फॉर दिस ईयर। ओके, 9.6% इज द अर्निंग्स ग्रोथ फॉर निफ्टी। मिड कैप अगर एक स्टॉक छोड़ दूं तो वापस वो भी 27% की ग्रोथ है, क्योंकि वो ऑयल ऑयल का स्टॉक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इफ आई लीव दैट, अर्निंग्स हैव सपोर्टेड इज वन रीजन व्हाई आई वुड बी कॉन्फिडेंट दैट बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है, बट वहां मार्केट रुक नहीं सकती, ये कारण है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर 10 दिन की वो छुट्टी मना के वापस आ जाए और मार्केट ऊपर आ जाए तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। एंड ट्रेडर तो अपना स्टॉप लॉस लेके चलता है। ओके, मीनवाइल इंडिकेटिव प्राइस आने शुरू हो गए हैं और देखिए जरा स्क्रीन पर निफ्टी का इंडिकेटिव प्राइस दिख रहा है 24,100, जबकि निफ्टी बंद हुआ था प्री कैश में 24,048 पर। तो 24,100 इस समय लेवल है। कुछ देर में हम आपको सेबी चीफ की बाइट भी सुनाएंगे जो कैश के बारे में उन्होंने बोली है, और सेंसेक्स का भी रखिएगा। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़े से मूव्स आ रहे हैं। सारे स्टॉक्स मत दिखाइए, नीचे मैं टिकर टीम को कहना चाहूँगा, तो मैक्सिमम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और एक दो लार्ज कैप, उससे ज़्यादा स्टॉक दिखाने का मतलब नहीं है यहाँ पर। अच्छा फिरोज़ जी, आज कल इतनी सारी लिस्टिंग्स हो रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो IPO बूम आया हुआ है ये, और आपको लग रहा है कि यहाँ अच्छा पैसा बनेगा? अनुज सर, लिस्टिंग स्पेसिफिक लिस्टिंग्स में पैसे बन सकते हैं, बट मेरे हिसाब से IPO की मार्केट की जो ओनरशिप है वो इतनी फ्लूइड हो गई है कि कोई भी उस, जैसे अब SBI एक अच्छा बिजनेस है, ऑफ कोर्स आई ओन्ड इट इन द अनलिस्टेड स्पेस। अब 12,000 करोड़ के IPO में भी लोग, अगर उनकी उम्मीद होती है कि 700, 800, 900 पे खुलेगा और नहीं होता है तो देन दे स्टार्ट लूजिंग होप। The turnover of the first day delivery volume of most IPOs are 70% of the total free float जो डाला गया है अभी सेकेंडरी मार्केट में। सो आई पर्सनली थिंक लिस्टिंग अच्छी हो सकती है थोड़ों की, बट आई थिंक लिस्टिंग के बाद लोगों की पेशेंस IPOs में खत्म सी हो गई है। अगर मैं वो ब्लूमबर्ग पे उतार के देखता हूँ, जैसे एक IPO में चेक कर रहा था, 3 महीने पहले लिस्ट हुआ था, उसका वापस अभी रिपोर्ट आया ओनरशिप का, hardly any, there's only 12% intersection in the ownership of institutional ownership. So IPO should be a trading game, not an investing game, because India is playing not an investing game in IPOs. Even entities are not playing an investing game. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें।